हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा चैप्टर है 5 यानी औरतों ने बदली दुनिया, यानी औरतों के द्वारा बदली गई दुनिया। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या कैसी कैसी औरतें थी पुरुषों के मुकाबले, महिलाओं की अपेक्षा, मतलब पुरुष क्या कार्य करते थे और पुरुष की अपेक्षा महिलाएं क्या कार्य करती थी और क्या आंदोलन चलाए महिलाओं के लिए, क्या क्या कार्य हुए। तो यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है वो है औरतों ने बदली दुनिया। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 5 यानी 4 हो गया है और हमारी NCERT 7 की चल रही है। लास्ट ही है हमारी 7 की और फिर 8 की, बस कंप्लीट हो जाएगी हमारी NCERT। और हमारे साथ साथ में क्या चल रहा है, 2011 से 2024 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर भी चल रहे हैं। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारे संपूर्ण जितने भी हैं सभी के लगा डालेंगे हम। जितनी भी बुक हैं सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे यहाँ पर। आप सभी साथ में लगाइए और अपने मार्क्स का देखिए कि कितने नंबर आ रहे हैं। अपने मार्क्स का गेन कीजिए, मार्क्स को डेली कर करके। तो इस प्रकार के NCERT लेकिन पढ़ना पूरी जरूर, संपूर्ण NCERT को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपका आगे कुछ हो पाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे महिलाएं जो भुट्टे होते हैं ना, जो खाते हैं हम पका करके, उनको तोड़ रही हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं खेतों में। ठीक है, यहाँ देखते हैं जैसे कि भारत में कितनी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसकी, समझ में आएगा आप सभी को। तो यहाँ पर दिख रहा है कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। जैसे कि महिलाएं हैं, जो 83.6% महिलाएं खेतों में काम भी करती हैं, सब कुछ, पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना, सब कुछ। लेकिन जब हम नाम लेते हैं फसल के बारे में तो हमें किसका नाम आता है, हमारे जहन में किसान उठ जाता है। किसान यानी पुरुष का नाम आ जाता है कि पुरुष किसान, महिला का आता ही नहीं है कभी, है ना। किसान यानी पुरुष करता होगा। तो इस प्रकार से फिर भी छवि महिलाओं की नहीं है, इतना करने के बावजूद भी ऐसा है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे शिक्षक सबसे ज़्यादा कौन से हैं, महिला है। देखो, पुरुष है 5% यानी 5% और महिलाएं हैं 25 शिक्षक। और किसान की कैटेगरी में देखा जाए तो शिक्षक है, किसान है 30, सबसे ज़्यादा किसानों का प्रतिशत है और महिलाओं का 0 है। वो करती सब कुछ है महिलाएं, हर कुछ यहाँ पर जैसे बताया आपको क्या क्या करती हैं, लेकिन उनको 0 नंबर मिलता है। उनको कोई नहीं समझता कि किसानी भी करती हैं। और मील मजदूर भी किसानों को यानी पुरुषों को दी जाती है, इसका श्रेय भी, और किसानों का श्रेय भी पुरुषों को। लेकिन महिलाएं भी मजदूरी करती हैं, पर उनका 5%। और नर्स है, नर्स दी जाती है, वो तो पूरा 30 का 30% नर्स ही ले जाती है। फिर वैज्ञानिक के क्षेत्र में यहाँ पर 25% पुरुष पाए जाते हैं, और मतलब पुरुष का श्रेय है, और यहाँ 5% है महिलाओं का। यानी इसका मतलब है पायलट में भी महिलाओं का काम है। ज़्यादातर देखो तो महिलाओं का कम दिख रहा है, आप देख रहे होंगे महिलाओं का ज़्यादातर जगह कम दिख रहा है, और पुरुषों का हर जगह अच्छा खासा है, पर एक ही जगह 0 है, बाकी हर जगह अच्छा ही खासा है। तो इस प्रकार से इस कैटेगरी को दर्शाया गया है कि महिलाओं ने कैसे बदली दुनिया, और उसके बारे में पढ़ना हमें आज अच्छे से। तो कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं कैसी। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए, और ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। बाकी उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं, मतलब कुछ काम ऐसे पायलट वगैरह के पुरुष ही कर सकते हैं। उनके जहन में ये आया छात्रों के, ठीक है। और उन्होंने सोचा कि बाकी जो महिलाएं हैं वो नर्सों का काम अच्छी तरह कर सकती हैं, ये समझ है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। यानी नर्सों के लिए सहनशील और विनम्र होती हैं, और ऐसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी और दिमाग की ज़रूरत होती है, और लड़कियां और महिलाएं तकनीक कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। मतलब सभी का मानना होता है कि जो महिलाएं हैं वो तकनीकी, यानी जो
श्रम जो ज्ञान का काम है यानी दिमाग का काम है वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। और जो अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अक्सर जो लड़कियां हैं उनको डॉक्टरी करनी होती है, किसी को इंजीनियर करनी होती है, लेकिन रूढ़िवादिता के चलते हुए ये जो लड़कों को अवसर मिलते हैं हर कुछ करने के, वो लड़कियों को नहीं मिल पाते। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने पर लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। उनकी पढ़ाई हो जाती है तो उन्हें प्रेरित कर दिया जाता है कि आप अपनी शादी को ही मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है, और कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में भी होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण भी पैदा हो सकता है ना। तो जैसे कि लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। और आप सोच रहे होंगे कि कैसे, इसी में से स्टेटमेंट ले करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप सभी को डिटेल्स में पढ़ोगे तो लिंक वाइज क्लासेस होती हैं तो अच्छे से समझ आएगा। तो आप डिटेल्स में ज़रूर सारा पढ़िए, तभी आपका प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो जैसे बताया कि जो पुरुष हैं उनको दबाव डाला जाता है उन पर कि ऐसी नौकरी की जाए जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले, जिससे घर खर्च चल सके। वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं और तो उन्हें चढ़ाया जाता है कि धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चढ़ाया। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, हमने कक्षा 6 के चैप्टर में पढ़ा भी था, 6 की पुस्तक में पढ़ा भी था पिछली, मैं नहीं पढ़ाया चैप्टर में, कि उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं और लड़कियां रोती हैं। उनको उस प्रकार से ढाला गया है ढांचे में लड़कों को, और लड़कियों को उसी प्रकार ढाला गया है तो वो वही करते हैं, और लड़के कठोर हो जाते हैं तो वो रो भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको सभी चैप्टर ग्रहण करना है और पढ़ना है, क्योंकि लिंक वाइज रहते हैं तो वहाँ का आपको यहाँ काम आ जाता है। परिवर्तन के लिए सीखना, यानी स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अत्यधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, और हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना बहुत पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जाती है ना। जो पढ़ने के लिए जो बच्चे साधारण मानते हैं पढ़ाई को, कहीं और जगह उसकी अपेक्षा कहीं और जगह कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने को नहीं मिल रहा है आज भी। तो परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे और उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे, वही काम उनके बच्चे भी करते थे। तो लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। तो लड़कियों की तो और ही स्थिति खराब होगी कि उन्हें कुछ सिखाया भी नहीं जाता था पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी बुनकर वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी। यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। जैसे उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। जैसे किसान करवाता है काम, पर घर में स्त्रियां भी करती हैं पर नाम किसान का ही आता है। ऐसा ही यहाँ पर है कि स्त्रियां सब कुछ करके देती थी पर उनको कुम्हार नहीं माना जाता था। कुम्हार अक्सर पुरुष को ही बोला जाता था। तो 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया और विद्यालय अधिक प्रचलन में आए। और वे समाज उन्होंने स्वयं से कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे।
तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ और इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए और स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष भी किया। फिर क्या हुआ, जैसे कि एक कहानी देखते हैं कि हम किसकी कहानी देखते हैं, रामसुंदरी देवी। रामसुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े यानी बताएगी वो, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। इनके बारे में पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए अच्छे से जरूर देखिएगा। 1800 से 1890 तक का अनुभव है किनका, रामसुंदरी देवी का, जो 200 वर्ष पूर्व की बात है, पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। कौन, रामसुंदरी देवी। और वह क्या हुआ, 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। कितनी, 60 वर्ष की उम्र में। और उनकी पुस्तक थी, उनकी पुस्तक के बारे में और सारे बारे में बताएंगे। रमाबाई, इनके बारे में देख लेते हैं अभी, है ना। रामसुंदरी के बारे में भी बताते हैं। रमाबाई, ये है रमाबाई। पहले रमाबाई के चित्र देख लीजिए आप। ये रही हमारी कौन, रमाबाई जी। और यहाँ पर देख रहे हो कि रमाबाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। रमाबाई ने उन्हें पंडिता की उपाधि भी दी गई है क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। देखो दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आप बोलोगे क्या, यही क्वेश्चन इनमें से इम्पोर्टेंट निकलते हैं कोई। तो ये पूछा जाता है कि रमाबाई को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई थी। और रमाबाई को ये उपाधि किस मामले में दी गई थी, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, इसलिए उन्हें यह उपाधि दी गई थी। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। पर अब ये नहीं पढ़ना कि कहानी में कैसे उन्हें पढ़ा, छुप छुप के ही पढ़ा होगा, अक्सर आप समझ सकते हो। पहले नहीं पढ़ा जाता था तो यही हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पर जो रामसुंदरी देवी है, उनकी पुस्तक कौन सी है, अमर जीवन किसी एक भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। इनकी पुस्तक तो है बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। रामसुंदरी की पुस्तक बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, पुस्तक तो उनकी नहीं दिख रही, पर अमर यौवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। रामसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी और उस समय लोगों का विश्वास था, उनकी पुस्तक यही है रामसुंदरी की, उनका विश्वास था कि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। ये सभी का कहना था, वहाँ के जो गांव के जो भी लोग होंगे, कि जो लड़की पढ़ती लिखती है उसके पति का दुर्भाग्य होता है ना, तो विधवा हो जाती है वो लड़की। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा था, ये बोलने के बाद भी, इसलिए औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था पहले। फिर है मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना, ये है रामसुंदरी की कहानी। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। सच में मैं भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी और मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, यह स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी, यह सोचने लगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया और मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। ये इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया गया रुकैया सुखावत, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिर तो पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी तो मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन मैंने अपनी चैतन्य भागवत कहाँ छोड़ी है, यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊँ तो तुम इसे अंदर लेकर आना। वो पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक पन्ना छुपा दिया। जब मौका मिलता है मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती थी, है ना। मैंने
क्या किया, मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो दिन भर में मैं सुनती रहती थी। अत्यधिक जतनों कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना लिखना सीख सकी। कौन? ये राम सुंदरी की कहानी है। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये राम सुंदरी बता रही है कि कैसे उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। और राम सुंदरी देवी के अक्षय ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया और स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। और राम सुंदरी देवी ने अपने दिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। और ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले, फिर भी वो अपना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेती थी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये रही राम सुंदरी देवी। फिर नीचे देखते हैं, वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की क्या हालत है। तो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। और भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की जनगणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, एक स्त्री और पुरुषों का अनुपात। और 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के यानी का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे उस समय, है ना। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल कितना 15% भाग शिक्षित था उस टाइम पे। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% हो चुकी है। इसका असर यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख कर सकते हैं और जिसे कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ये तो आप देखते ही होंगे, अभी भी नहीं हुआ उनके बीच का। जैसे SC ST का ब्यौरा यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर ST SC इनका ब्यौरा दिया गया। ये अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जनजाति, तो इनका बताया जाता है किसका ज़्यादा, कौन पढ़ रहा है कौन कम। तो बेसिकली पता है, अभी भी आदिवासी नहीं भी पढ़ते हैं वो, तो उनको ST में आते हैं वो, तो उनका ब्यौरा कम ही दिखाई दिएगा, है ना। कि सब लड़कियों की श्रेणी में तुलना अनुसूचित, यहाँ पर देख सकते हैं ब्यौरा कैसा है। सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। और इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पाती हैं। तो दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं भेजते हैं। वो कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, इस कारण नहीं भेजते, अपने सब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का खर्च नहीं उठा पाते। वो ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है और बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करने लगते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। मैंने बताया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ छुआछूत यानी उनके साथ ये भेदभाव हुआ था। तो इस प्रकार से कोई सभी के साथ किसी के साथ होता है तो वो स्कूल छोड़ देते थे। इस प्रकार 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान 2014 में शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान। फिर है महिला आंदोलन।
क्या है, यहाँ देखते हैं महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है, और अन्य क्षेत्र भी है जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, और जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं, और इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बना देती हैं। इसमें चेतना जागृत करने और भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख रहे होंगे। आंदोलन है ना, महिलाओं के प्रति, है ना। फिर भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भेदभाव और हिंसा के विरोध में भी अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं बैड, आप इतना ध्यान मत दीजिए बैड पे। सन 2006 में ये कानून बना था, उसके तहत जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, उसके लिए बना था क्या, 2006 का कानून। ये याद करना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए थे। कब, 1997 में। किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने। फिर है और एक उदाहरण देखें, जैसे कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई और नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। और महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रही है, और इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं और उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। फिर है अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया है और अखबारों में छाने लगा है कि दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। जैसे कि यहाँ आप महिला देख रहे हो बैठी हुई है ना, और ये आंदोलन की चिट्ठियाँ देख रही हो जो महिलाओं ने चालू किया था। तो यहाँ न्यायालय के बाहर एक महिला बैठी और अपनी बेटी की तस्वीर रखे हुए है यहाँ पर, और यहाँ पर इंतजार कर रही है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, सत्या रानी महिला आंदोलन की एक प्रक्रिया समस्या, दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे में कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। उसकी बेटी है, उसको दहेज की प्रताड़ना से मारा गया, उसके लिए न्याय के लिए वो बैठी है वहाँ पर। फिर जागरूकता बढ़ाना, यानी औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जन सभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुँचाता है। यानी ये सभी महिलाएं। फिर विरोध करना, यानी जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है और लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन बहुत असरकारक तरीके होते हैं। रैली, प्रदर्शन ये सब करते हैं ना, तो बहुत प्रदर्शन कारण होते हैं, यानी सबको समझ आता है। बंधुत्व व्यक्त करना, यानी न्याय के अन्य मुद्दों औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च, सबसे बड़ा बात, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। कब, 8 मार्च को। 8 मार्च को दुनिया भर में अपने संघर्षों को ताज़ा करने के लिए इकट्ठा भी होती हैं सभी महिलाएं। यहाँ पर देख रही हुई आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन नीचे यहाँ देखो।
इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन रहे, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन है। फिर यहाँ देखो कि रूढ़िवादी धारणा, आप समझ रहे हो, आपको जैसे कि पहले पढ़ा दिया गया है वही है रूढ़िवादी धारणा की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़के ये कर सकती, लड़का लड़की में भेदभाव करना, धार्मिक तरीके से हो चाहे आर्थिक चाहे कोई भी तरीके से है। और यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया भेदभाव, भेदभाव वही होता है कि किसी भी जब व्यक्ति संस्था या पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं, वो भेदभाव होता है। फिर उल्लंघन, उल्लंघन जबरदस्ती कानून तोड़ता है कोई तो वो उल्लंघन हो जाता है। यौन प्रताड़ना, इसका असर होता है औरत की इच्छा के विरुद्ध यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से, तो इनका मतलब ये होता है। और यहाँ पर हम थोड़ा उसको देख लेते हैं, ऊपर जो छोड़ा था एक पैराग्राफ उसको देख लेते हैं। ये रहा, तो ये है रुकैया सखावत, यानी रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। तो रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी और जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। और उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने एक नए विचार रखती थी। उन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे अंग्रेजी को, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कियों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। ये पूछा जा सकता है कि जिसका शीर्षक क्या था सुल्ताना का स्वप्न। ये किसने लिखा था? तो रुकैया सखावत ने लिखा था। ये इसका यही है और नीचे कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। और वो है 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला था। किसने? रुकैया सखावत ने 1910 में एक कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला था और उनका किताब का नाम शीर्षक क्या था? सुल्ताना का स्वप्न, है ना, रुकैया सखावत का। तो बस इतना ही था इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज का चैप्टर जो हमने पढ़ा महिलाओं ने बदली दुनिया के बारे में दिया गया था, जो कि महिलाओं के लिए ही पूरा का पूरा चैप्टर था। और इसमें से रूढ़िवादिता के भी क्वेश्चन बनते हैं। इससे ही नहीं, सारी की सारी पॉलिटी से ही रूढ़िवादिता के क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी पेडागोजी के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप सभी को पेडागोजी भी यही मिल जाएगी, तो आपके 60 नंबर तो पक्का ही है। पूरी एनसीईआरटी कर लीजिए प्लीज़, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है आप सभी के लिए, लेकिन रंगीन नहीं है, पर रंगीन पर मत जाइए, हमें एग्ज़ाम निकालना है ना। तो चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इस प्रकार से डेली क्लासेस लेते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।